दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग सेक्शन। और पिछले कुछ क्लासेस में आप देख लिया है, आपने अफ्रीका को देखा है, एशिया को देखा है। एशिया और अफ्रीका को कंप्लीटली देखने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को। और पहले जैसा कि आपने पहले भी समझा है कि हम नॉर्थ अमेरिका हो चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट क्यों ना हो, उसके पहले हम चारों तरफ की बाउंड्रीज को देख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि कौन से अन्य कॉन्टिनेंट से वो कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है या कनेक्ट है। तो हम पहले भी आपको ये बताते रहे हैं कि मैप के दो तरह के वर्जन होते हैं, एक को आप पॉलिटिकल मैप कहते हैं और आप एक को आप फिजिकल मैप कहते हैं। जब आप पॉलिटिकल मैप कहते हैं तो इसका मतलब है कि वहां आपको राज्यों की या देशों की बाउंड्री सही तरीके से देखने को मिल जाती है। और जब आप फिजिकल मैप कहते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर झील, नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार, उन सारों की जो लोकेशन है वो ढंग से आपको समझ में आ जाती है। तो हम आपको पहले फिजिकल मैप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस फिजिकल मैप का चारों तरफ से आपको बाउंड्री दिखाएंगे। देखिए ये एक ऐसा मैप है, अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझें। इसको देखने के लिए एक मिनट, इसको आप ऐसे देखें। इस तरह की आपके कुछ लोकेशन इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की है और नॉर्थ अमेरिका में हम यहां से शुरू करेंगे और घूमते हुए वापस यहीं आएंगे। आपकी पिछली क्लास में आपने ये बात समझी है कि हम जहां से मैपिंग को शुरू करते हैं लौटकर वहीं आते हैं ताकि लोकेशन को याद करने में ज्यादा तकलीफ आपको ना हो। तो आइए शुरू करें। देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर, ये हिस्सा है एशिया का। ये हिस्सा एशिया का है और एशिया में भी रसिया का जो साइबेरियन पार्ट है उसका ये हिस्सा है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कहें या अलास्का का पार्ट है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। और जो पूर्वी हिस्सा है इधर, वो अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। और इस प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है, ये एशिया, एशिया और अलास्का या एशिया और अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को अलग करने वाली एक जलसंधि है जिसका नाम बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग स्ट्रेट है। और जब आप स्ट्रेट कहते हैं उसका मतलब ऐसा होता है कि दो पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंडों को जोड़ने के लिए या आप कहें कि उनको अलग करने के लिए पानी का रास्ता होता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। दो पानी के रास्तों को जोड़ेगा जल संधि, संधि मतलब जोड़ना, और दो भूखंडों को जो धरती के धरातल के बड़े पार्ट होंगे उनको अलग करेगा। एक बात ये समझे, यहां से आगे निकले। आपने कहा सर ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि से आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप ऊपर आर्कटिक ओशन में चले जाओ या आप इधर पैसिफिक ओशन में चले आओ। तो सवाल क्या बना कि बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है? तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, लेकिन जोड़ किस किस को रही है? तो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। चलिए आगे चलेंगे। अगर इसका छोटा पार्ट देखा जाए तो बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ेगी, बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी, या यहां पर एक सागर है जिसका नाम है चुकची सागर, या तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रही होगी। फिर आगे चलिए, यहां से नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी गल्फ ऑफ अलास्का, और गल्फ ऑफ अलास्का से आते हुए आपको एक द्वीपों का बहुत बड़ा समूह मिलेगा, अलेक्जेंडर आर्चीपलेगो, अलेक्जेंडर आर्चीपलेगो। आर्चीपलेगो ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत सारे द्वीपों का समूह, बहुत सारे द्वीपों का समूह। आप ऐसा मान के चलिए कि एक परात में आपने पानी भर दिया और उस परात में आपने बहुत सारी बेसन की बूंदी को जो रायते में डालते हैं वो आपने उस परात में डाल दी। अब इनको इधर उधर से इकट्ठा करके एक जगह बना देंगे तो इसे कहेंगे आर्चीपलेगो। आर्चीपलेगो का मतलब है, और वो जो बूंदी हुआ उसे आपने कहा आइलैंड। आइलैंड का मतलब है कि सारे चारों तरफ से पानी से घिरा होगा,
तो परात में जो पानी है उस आइलैंड के चारों तरफ आ गया है पानी, तो वो बन गया आइलैंड, और बहुत सारे आइलैंड एक जगह आकर सट गए हैं, लग गए हैं, तो उसे कहा आर्चिपेलागो। तो आर्चिपेलागो, अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो कहां मिलेगा, इसकी लोकेशन बताएंगे तो मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में यहां से आगे बढ़े, ये अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। इससे आगे निकले तो आपको मिला एक आइलैंड जिसका नाम है क्वीन चार्लोटे आइलैंड। क्वीन चार्लोटे आइलैंड से आगे मिले तो एक आइलैंड मिला जिसका नाम हो वैंकूवर आइलैंड। ये वैंकूवर वही आइलैंड है जहां आपके जो एक नेता रहे आपके जो इतिहास में, आधुनिक भारत में, और भारत के सिंगापुर से और अन्य जगहों से भारतीयों को लेकर वो चले गए कहां, जो वहां पहुंचे कनाडा में, और कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर वो पहुंचे, और यहां से अंग्रेजी सरकार ने उनके जहाज को, तलवार नाम का जहाज, यहां से उनके जहाज को वापस कर दिया। अब आप अगर देखें, इसको गौर से देखें यहां, तो ये जो वैंकूवर आइलैंड है ना, इस वैंकूवर आइलैंड के भीतर ये पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत है। तो यहां एक जलसंधि है जिसका नाम है जुआन डी फ्यूगा। जुआन डी फ्यूगा जलसंधि पूछेगा किस किस को अलग करती है, तो आप बताएंगे वैंकूवर आइलैंड को मेन नॉर्थ अमेरिका की जो मुख्य भूमि है उससे अलग करती है। तीन चार लोटे आइलैंड से देखते हुए आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर आपको जगह मिली वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड से आगे चलते हुए आप पहुंचे कहां, आप पहुंचे पैसिफिक ओशन से गुजरते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ये कैलिफोर्निया का हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है। जब आप इस पूंछ जैसे हिस्से को देख रहे हैं, कैलिफोर्निया है, और जो कैलिफोर्निया है ना, वो जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या होता है कि यहां सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में अगर बारिश हो रही होगी तो रसदार फलों के लिए प्रमुख होती है, इसलिए यहां रसदार फलों के उत्पादन के लिए बहुत सारी फूड इंडस्ट्री लगी हुई है। यहां से आगे चले, यहां से जब आप आगे चल रहे होंगे तो आप पहुंचेंगे यहां पनामा की खाड़ी में। ग्वाटेमाला बेसिन से होते हुए आप डायरेक्ट पहुंचे पनामा की खाड़ी में, और जब आप पनामा की खाड़ी में पहुंचे यहां इस हिस्से पर, तो यहां एक कैनाल बनाएगी जिसका नाम है पनामा नहर। बहुत खास सवाल है वनडे एग्जाम के हिसाब से। पनामा शहर, पनामा नहर, जो पनामा कैनाल है या जो पनामा नहर है, वो इधर तो है कैरिबियन सी, ऊपर देखेंगे कैरिबियन सी जो अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और इसके दक्षिण में यहां देखेंगे, इस हिस्से में आप देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे पैसिफिक ओशन। तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ने वाली एक जलसंधि होगी जिसका नाम है पनामा नहर। ये जो पनामा नहर है ना, इसी में एक बंदरगाह होगा, इसके भीतर छोटी छोटी झीलें होंगी, वो हम अलग से कवर करेंगे। उन झीलों में एक बंदरगाह होगा जिसका नाम होगा कोलोन बंदरगाह। कोलोन बंदरगाह में आप ठहरेंगे, चाय पानी पिएंगे, और यहां से बाहर निकलेंगे। जब आप यहां से बाहर निकल रहे होंगे तो आप पहुंच गए कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी में पहुंचने के बाद ये एक पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ कोई भी भूखंड, युकाटान पेनिनसुला है। और इधर एक क्षेत्र है क्यूबा, क्यूबा जिसे आप जो है ये आपके क्यूबा, जमैका आपने नाम सुना होगा। यहां से आगे देख लेंगे तो क्यूबा पेनिनसुला, ये जो है आपका युकाटान पेनिनसुला और क्यूबा आइलैंड के बीच से एक चैनल है, एक जलसंधि है जिसका नाम है यूकाटान जलसंधि। यूकाटान जलसंधि से पार करके आप पहुंचे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। अब मैक्सिको की खाड़ी से पार होके आपके पास तीन रास्ते बचते हैं बाहर निकलने के। एक रास्ता है कि आप यूकाटान चैनल से फ्लोरिडा स्टेट से होते हुए आ जाएं अटलांटिक ओशन में, और फ्लोरिडा जो स्टेट है वो ये जो पेनिनसुला है इसका नाम है फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा नॉर्थ अमेरिका का ही एक एक प्रांत है, एक राज्य है, और फ्लोरिडा को अलग कर रही है किससे, क्यूबा से। तो फ्लोरिडा को क्यूबा से किया फ्लोरिडा स्टेट ने पार। तो फ्लोरिडा स्टेट से होने के बाद आप पहुंचे अटलांटिक ओशन में। अगर आप इधर से नहीं जाना चाहते तो दूसरा तरीका यह बनता है कि आप कैरिबियन ओशन में आए, और कैरिबियन सी में आने के बाद ये जमैका है, उसेन बोल्ट का जो देश है, और जमैका से होते हुए ये हिस्पेनसोला और ये क्यूबा। हिस्पेनसोला आइलैंड और क्यूबा आइलैंड के बीच से एक जलसंधि जाती है जिसका नाम है विंडवर्ड, विंडवर्ड पैसेज, विंडवर्ड पैसेज। इसके बाद हिस्पेनसोला से आप प्यूर्टो में आए, और प्यूर्टो से आके यहां एक स्टेट है जिसका नाम है मोना पास, मोना पास। तो आप हो सकता है कि या तो इस अटलांटिक ओशन में आपको जाना था, और कहां आप खड़े थे, पैसिफिक ओशन में आने थे। तो पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जाने के लिए एक नहर मिली जिसका नाम था पनामा कैनाल। पनामा कैनाल से आप आगे कैरिबियन सी में, और कैरिबियन सी से आप पहुंचे मैक्सिको की खाड़ी में। उसके लिए आपने एक रास्ते का चुनाव किया जो था युकाटान चैनल। अब युकाटान चैनल से आप फ्लोरिडा स्टेट में आ सकते हैं, युकाटान चैनल से आप विंडवर्ड पार्ट से होते हुए तो आ सकते हैं, और मोना पास से होते हुए तो आ सकते हैं।
इससे होते हुए आप आए ऊपर की तरफ। जैसे आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं इनसे होते हुए, तो आपको एक जलसंधि मिलेगी। यहां से बाहर निकले, केप हैट्रस मिला। केप है किसी भी पेनिनसुला का जो अंतिम बिंदु होता है, उसे केप कहते हैं। अगर ये पेन है, इसे आप पेनिनसुला कहें, तो इसका जो लास्ट पॉइंट होगा उसे आप केप कहेंगे। ज्योग्राफिकल टर्म है, जैसे आर्चिपेलागो एक ज्योग्राफिकल टर्म है, वैसे केप भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, तो केप हैट्रस, केप चार्लेस, यहां से होते हुए आप ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद आपको एक जगह मिली जिसका नाम था न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड का दक्षिणी हिस्सा लगा हुआ है गल्फ ऑफ लॉरेंस से। अब ये जो न्यू फाउंडलैंड का हिस्सा बना, देखिए तो ध्यान से समझेंगे, बहुत खास है। यह एक डोगर बैंक है। दरअसल क्या है कि ऊपर से आने वाली जो ठंडी जलधारा है और नीचे से आने वाली जो गर्म जलधारा है, दोनों इस मुहाने में, यहां इस क्षेत्र में मिल जाती हैं। और मिलाने के बाद ना तो वो ठंडी ही रह जाती है जलधारा, ना वो गर्म ही रह जाती है। तो ठंडी और गर्म के मिश्रण होने से यहाँ के मछलियों के लिए या यहाँ के जलीय जीवों के लिए एक अनुकूल स्थिति बनती है। उस अनुकूल स्थिति के कारण यह मछली उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए जो न्यूफाउंडलैंड है वो मछली उत्पादन के लिए प्रमुख हो जाता है। न्यूफाउंडलैंड से होते हुए आप लेब्राडोर बेसिन में पहुंचे, और यहां से देखेंगे आप उंगावा पेनिनसुला है। जैसा आपने नीचे देखा ना युकाटान पेनिनसुला, ऐसे ही आप देख रहे हैं उंगावा पेनिनसुला। उंगावा पेनिनसुला से आप हडसन स्टेट से होते हुए हडसन की खाड़ी में आ जाएंगे। देखिए आप जरा ध्यान से, यहां आपको कहां गए, आप इधर है अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद ये है प्रिंस चार्लेस आइलैंड है, और नीचे है उंगावा आइलैंड, और दोनों के बीच से एक जलसंधि है जिसका नाम है हडसन स्टेट। हडसन स्टेट से आप आ गए हडसन की खाड़ी में, और हडसन की खाड़ी से नीचे आ गए जेम्स बे में। तो पूछा जाएगा ये हडसन की खाड़ी कहां पर है, तो आप बता देंगे कि उंगावा पेनिनसुला और उसके बाद जो प्रिंस चार्लेस आइलैंड है, उन दोनों के बीच में हडसन की खाड़ी है। देखते रहिए ना, सारे के सारे जो वाटर स्टेट है वो सारी आपको क्रम से याद हो जाएंगी। अब आगे चले तो इसके बाद आप पहुंचे लेब्राडोर सी से होते हुए, तो उंगावा से पेनिनसुला से भीतर आए, और आप हडसन बे में घूम गए। हडसन बे से आप घूमने के बाद जेम्स बे में घूम गए, और फिर आप वापस निकल रहे हैं। जैसे आप वापस निकले तो ये है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड का ये हिस्सा है प्रिंस चार्ल्स आइलैंड। यहां से होते हुए ये डेविस जलसंधि है, और डेविस जलसंधि से होते हुए आप पहुंचेंगे बेफिन में। बहुत खास सवाल है, आपसे पूछा जाएगा डेविस जलसंधि कहां पर है, तो डेविस जलसंधि जो है ये ग्रीनलैंड का हिस्सा इधर मिलता है, और बेफिन आइलैंड का हिस्सा इधर मिलता है। आप यहां से डेविस स्टेट से होते हुए और क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के बराबर से निकलते हुए आप वापस आर्कटिक ओशन में आए हैं, और फिर आ गए हैं बेरिंग जलसंधि पर। देखा आपने आपने देखा कि हम सारी जलसंधियों को देखते हुए कैसे वापस आए हैं। एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं ताकि आप इस बात पर गौर करें कि आपको क्या समझाया जा रहा है। आप इसको ध्यान से समझें। देखो, लगभग 10 से भी ज्यादा जलसंधियां आपको दिखाई गई हैं जिसमें आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि एकदम दिमाग मत लगाइए आप याद करने पर। मैप को एक बार देखिए बस, और देखने के बाद एक बार दिमाग में बैठाइए, और आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखो जी, आइए, थोड़ा दिख रहा है ना आपको? ठीक है, पहले तो आपने देख ही लिया है। अब मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं, देखिए रिवाइज करा रहा हूं। ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि किसको अलग कर रही है? एशिया को। और नीचे ये जो आपका एशिया ऊपर की तरफ है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, इसे अलग करती है। यहां से होते हुए आप आए अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो पे। अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो से आप आए वैंकोर आइलैंड पे, और यहां एक जल संधि मिली जिसका नाम है जुआन डी फ्यूगा जल संधि। जुआन डी फ्यूगा जल संधि से होते हुए आप नीचे आए, और नीचे आने के बाद आप आए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया होते हुए आप नीचे पहुंचे, और यहां पहुंचे अटलांटिक ओशन के बिल्कुल किनारे पर। और यहां से यहां ये इधर है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और यहां एक नहर बनाई गई जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर को पार करके आप कहां चले गए? कैरिबियन सी में पहुंचे। कैरिबियन सी में जाने के बाद ये पूछा जाएगा जो पनामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है, तो आप बताएंगे पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर से जुड़ने के बाद आप कहां पहुंचे? कैरिबियन सागर। इसके बाद ये क्षेत्र है युकाटान चैनल, और ये है क्यूबा।
तो युकाटान चैनल जो है, युकाटान पेनिनसुला को पार करके आप कहां पहुंचे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचे। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक दूसरी जल संधि मिलेगी जिसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। ये फ्लोरिडा जल संधि, ये युकाटान चैनल। अच्छा ध्यान दे, ध्यान क्या देना है कि अगर आपको देना है क्यूबा आइलैंड, क्यूबा आइलैंड और फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है इसको अलग करेगी फ्लोरिडा जल संधि, और जो युकाटान चैनल पेनिनसुला है और जो क्यूबा आइलैंड है इसको करेगा युकाटान चैनल। पेपर में आ जाएगा, फिर आप जो है देखते रहोगे। फिर यहां से आगे पहुंचे कैरिबियन सी में। जब कैरिबियन सी में आए तो यहां हिस्पेनसोला नाम का एक आइलैंड है। हिस्पेनसोला आइलैंड में एक विंडवर्ड पास है, विंडवर्ड पास। तो कैरिबियन सागर से अटलांटिक सागर में जाने के लिए एक और जल संधि है जिसका नाम है विंडवर्ड पास। इससे आगे चलेंगे, इससे आगे जो प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको है और इधर हिस्पेनसोला, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मोना पास। तो तीन जलसंधि, चार जलसंधि आपने एक ही जगह याद कर ली। कहां? युकाटान चैनल है, फ्लोरिडा जलसंधि है, विंडवर्ड पास है और इधर मोना पास है। इससे पार करते हुए आप पहुंचे कहां? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड से होने के बाद, न्यू फाउंडलैंड को आपने बताया कि मछली उत्पादन के लिए खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहां पर तट की चौड़ाई बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ ठंडी और गर्म जलधाराएं एक जगह मिलती हैं। ऊपर पहुंचे तो लेब्राडोर सी मिला, और लेब्राडोर सी से होते हुए आप पहुंचे हडसन की खाड़ी में, और हडसन स्ट्रेट से आप कहां पहुंच रहे? हडसन की खाड़ी में। तो ये हडसन स्ट्रेट है। पूछेगा हडसन स्ट्रेट कहां है तो आप बताएंगे उंगावा पेनिनसुला, उंगावा पेनिनसुला। और ऊपर प्रिंस चार्ल्स आइलैंड जो है, प्रिंस चार्ल्स आइलैंड और उंगावा पेनिनसुला से एक जलसंधि जाती है जिसका नाम है हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि से होते हुए आप ऊपर पहुंचे और डेविस स्टेट पहुंचे। डेविस स्टेट ग्रीनलैंड है, इधर प्रिंस चार्ल्स आइलैंड है। ग्रीनलैंड प्रिंस चार्ल्स आइलैंड के बीच में है डेविल जलसंधि, और आप आ गए हैं आर्कटिक ओशन में। ये पूरा का पूरा चक्कर जो है ये आपने लगाया है जल संधियों का। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं, आज हमने देखा है ये जो है पहले चरण में आज हमने देखा है कि आज हम पहले देख लें कि कौन कौन सी जल संधियों से, कौन कौन से द्वीपों से हमारा नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है। इस नॉर्थ अमेरिका के घिराव के बाद, मोटी बात समझेंगे, इसके घिराव के बाद आप समझिए, अब हम देख रहे हैं कुछ माउंटेन्स। देखिए ध्यान से, कुछ माउंटेन। उन माउंटेन में आप पहला देखेंगे, पहला देखेंगे ब्रूक रेंज। ये है ब्रूक रेंज, और नीचे है अलास्का रेंज। पूछेगा ब्रूक रेंज कहां है तो बताएंगे अलास्का में है। पूछेगा ब्रूक रेंज के दक्षिण में कौन सी रेंज है? रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला, तो आप बताएंगे अलास्का रेंज है। और इन दोनों के बीच में एक एक प्लेटू है। जब आप प्लेटू कहते हैं तो इसका मतलब है एक पर्वत, एक पठार, पठार जैसी संरचना को आप प्लेटू कहते हैं। पठार मतलब एक टेबल नुमा, एक टेबल नुमा, मेज नुमा जो संरचना बन जाए उसे आप प्लेटू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे चले, आगे चले तो आपने यहां से आगे चलते हुए आपने देखी मैकेंजी रेंज है, मैकेंजी रेंज। तो पूछेगा मैकेंजी रेंज कहां है तो नॉर्थ अमेरिका का के हिस्से में ही है। मैकेंजी रेंज से आगे चले, आपको मोटा मोटा एक बार दिखा रहे हैं, इससे आगे चले तो मैकेंजी रेंज से फिर आपको एक लंबी पर्वत श्रृंखला मिली जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। तो पूछेगा रॉकी माउंटेन कौन से देश में है तो आप बताएंगे रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। फिर यहां से जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस रॉकी माउंटेन से, रॉकी माउंटेन से आगे बढ़ेंगे तो कास्केड माउंटेन रेंज, कास्केड रेंज के बाद सियरा निवादा, सियरा निवादा माउंटेन रेंज। और सियरा निवादा से जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम है वेस्टर्न, वेस्टर्न सियरा निवादा और ईस्टर्न सियरा माद्रे। और यहां से आप पार करेंगे, यहां से पार करेंगे तो आपको ये जो हिस्सा हुआ आपका पूर्वी जो अमेरिका हुआ, पूर्वी अमेरिका में एक चोटी मिली या एक पर्वत श्रृंखला मिली जिसका नाम है अपलेशन माउंटेन, अपलेशन माउंटेन। और अपलेशन माउंटेन से ऊपर होते हुए उंगावा पेनिनसुला को पार करते हुए आप वापस आ गए ब्रूक रेंज पर। तो देखिए आपने शुरू कहां से किया, शुरू कहां से किया? ब्रूक रेंज। अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं इनको, इनकी चोटियों को नहीं देख रहे हैं। ब्रूक रेंज, ब्रूक रेंज के बाद अलास्का रेंज, अलास्का के बाद मैकेंजी रेंज, मैकेंजी रेंज के बाद रॉकी पर्वतमाला, रॉकी के पश्चिम में गए तो सियरा नेवादा, सियरा नेवादा के नीचे गए तो सियरा नेवादा माद्रे, इधर सियरा ओरिएंटल, इधर सियरा माद्रे, इसको पार करके गए तो अपलेशन। आपको दो पर्वतमाला पूर्ण रूप से याद करनी है। पहली रॉकी माउंटेन रेंज कहां है तो आप बताएंगे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, और दूसरी
कि अपलेशन माउंटेन रेंज कहाँ है, तो अपलेशन माउंटेन रेंज जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, 2037 मीटर है, ये कहां पर है, ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है। दरअसल ये जो क्षेत्र है, ये जो पहाड़ी की संरचना है, पहाड़ी की संरचना ऊंचाई से सीढ़ीनुमा सीढ़ीनुमा संरचना ऐसे बनती है इसकी, सीढ़ीनुमा। और सीढ़ीनुमा संरचना होने के कारण यहां पर जल विद्युत के लिए बढ़िया व्यवस्था होती है, क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरेगा नदियों का, तो नदियों का पानी ऊपर जाके नीचे बॉयलर को घुमा देगा और वहां से जल विद्युत बनने की संभावना ज्यादा बन जाए। इसलिए इस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए आप, ठीक है दोस्तों, अपलेशियन माउंटेन, एक तो आपने देखा है उधर रॉकी माउंटेन जो पूरा का पूरा पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है नॉर्थ से साउथ, और दूसरा आपने देखा अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं अपने अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में अपलेशियन माउंटेन की। और अपलेशन माउंटेन के साथ-साथ ये जो हिस्सा आपने देखा अपलेशन माउंटेन का, इसके साथ-साथ आप वापस गए उंगावा पेनिनसुला से होते हुए मैकेंजी माउंटेन और ये अलास्का माउंटेन और उसके बाद ब्रूक माउंटेन। तो अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो अलास्का, अलास्का के नीचे देखा आपने ब्रूक रेंज, ऊपर ब्रूक रेंज के नीचे अलास्का रेंज के नीचे देखा आपने मैकेंजी, मैकेंजी के नीचे देखा आपने सिएरा नेवादा, कास्केड रेंज, और इसी के पैरेलल एक नॉर्थ से साउथ जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी। रॉकी को देखने के बाद आप पार करिए पनामा नहर, और पनामा नहर पार के जो ईस्टर्न हिस्से में पार्ट है उसका नाम है अपलेशियन माउंटेन। आज की क्लास में हमने जलसंधियों को देखा और प्रमुख प्रमुख पर्वतों को देखा। कल हम इन पर्वतों की चोटियों को देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इनकी नदियों को, जो आपके नॉर्थ अमेरिका की खास नदियां होंगी उनको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।